ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप मनोज कुमार चौधरी से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार सुनिए। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि केंद्र सरकार किसानों से संबंधित हर मुद्दे पर बातचीत करने को तैयार है। कल नई दिल्ली में किसान संगठनों के साथ बैठक करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कृषि मंत्री तोमर ने कहा कि सरकार ने किसानों से आंदोलन समाप्त करने और बातचीत के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि हालांकि ये निर्णय किसानों और उनके संगठनों पर निर्भर करता है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के साथ ये बैठक का तीसरा दौर था जो अच्छा रहा। उन्होंने बताया कि बैठक का चौथा दौर बृहस्पतिवार को होगा। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश भी बैठक में उपस्थित थे। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के दूसरे चरण के लिए मतदान संपन्न हो गया है। दूसरे चरण में जिला विकास परिषद की 43 सीटों पर वोट डाले गए। इनमें 25 सीटें कश्मीर घाटी और 18 सीटें जम्मू संभाग में हैं। इस चरण में 7,90,000 मतदाता वोट डालने योग्य थे। दूसरे चरण में 321 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होना है। इसके साथ ही सरपंच और पंच की 83 और 321 खाली सीटों पर उपचुनाव के लिए वोट डाले गए। अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद जिला विकास परिषद का ये पहला चुनाव है। पाकिस्तान में विपक्षी दल इमरान खान सरकार पर इस्तीफे के लिए दबाव बना रहे हैं। उन्होंने देश में बढ़ती महंगाई और आर्थिक विकास में गिरावट का मुद्दा उठाया है। पिछले महीने 9 प्रमुख विपक्षी दलों की ओर से बनाए गए मोर्चे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) की ओर से सरकार के खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान की सत्ता में मीडिया को भारी सेंसरशिप का सामना करना पड़ रहा है और असहमति, आलोचना तथा विरोध पर कड़ी कार्रवाई होती है। लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप से बहुत पहले से ही पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के कारण असंतोष बढ़ा है और उसको संभालने में नाकाम रहने पर इमरान खान की सरकार के खिलाफ अभियान तेज हो गया है। 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ की बेटी और राजनीतिक उत्तराधिकारी मरियम नवाज ने अपनी एक जनसभा में कहा कि सरकार ने लोगों से रोजगार छीन लिया है और उन्हें दिन में 2 बार खाना भी नहीं मिल रहा है। सरकार ने एशियाई विकास बैंक ADB के साथ 13 करोड़ 28 लाख अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने और उसका आधुनिकीकरण करने तथा घरों, उद्योगों और व्यवसायों के लिए आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा। अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा ने बताया कि इस परियोजना से राज्य सरकार को 24 घंटे बिजली प्रदान करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नेटवर्क को मजबूत करने, मीटर रीडिंग और बिल बनाने की दक्षता में सुधार होगा और राज्य को तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी। मेघालय में 100% विद्युतीकरण हासिल कर लिया गया है, लेकिन राज्य में दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में वितरण नेटवर्क और सब स्टेशनों के कारण अक्सर बिजली पहुंचने में बाधा आती है। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन की प्रक्रिया से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा और इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 5 CNG स्टेशनों का उद्घाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि भारत सन 2030 तक प्राकृतिक गैस के 15% हिस्से को ऊर्जा मिश्रण द्वारा सतत ऊर्जा उपयोग के लायक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री प्रधान ने कहा कि इससे पर्यावरण प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी, साथ ही इससे COP21 की जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक गैस के अधिक उपयोग से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी,
जिसके परिणाम स्वरूप आयात पर होने वाली लागत और आयात निर्भरता कम होगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि MNGL के पास 100 CNG स्टेशनों का नेटवर्क है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना देश में 1000 LNG स्टेशन स्थापित करने की है, जिसके लिए अगले 3 वर्षों में 10,000 करोड़ रुपए निवेश किया जाएगा। भारत ने कोविड-19 के विरुद्ध अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारत में लगातार 25वें दिन नए दैनिक मामलों की संख्या 50,000 से कम दर्ज हुई है। गत 24 घंटों में लगभग 36,600 नए पुष्ट मामले सामने आए हैं, जबकि इसी समयावधि में 43,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। लगभग 90 लाख की संचयी रिकवरी के साथ राष्ट्रीय रिकवरी दर बढ़कर 94.03% तक पहुंच चुकी है। देश में कुल सक्रिय मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले रोगियों की संख्या इससे लगभग 20 गुना अधिक है। देश में सक्रिय मामले भी लगातार 5% से कम दर्ज किए जा रहे हैं। आज देश में कुल सक्रिय मामले 4,28,644 हैं, जिसमें कुल पुष्ट मामलों के सिर्फ 4.51% ही सम्मिलित हैं। एक डीकमीशन्ड जहाज के विरुद्ध मंगलवार सुबह 9 बजे जहाज रोधी मोड में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस परीक्षण का संचालन भारतीय नौसेना ने किया था। इस मिसाइल ने अत्यधिक उन्नत कौशल का प्रदर्शन किया तथा लक्ष्य को भेदने में सफल रही। एक वक्तव्य में रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अब ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड में परिवर्तित ब्रह्मोस एरोस्पेस साझा उपक्रम के रूप में DRDO तथा रूस के NPOM द्वारा साझा रूप से विकसित ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल ने आधुनिक समय के जटिल युद्ध क्षेत्रों में अपनी त्रुटिहीन जहाज रोधी तथा जमीन पर हमला करने की क्षमताओं और बहुआयामी तथा बहुमंचीय योग्यताओं के साथ शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने वाले हथियार के रूप में अपनी पहचान बनाई है। इसकी तैनाती भारतीय सशस्त्र बलों के सभी 3 खंडों में की गई है। भारत की विकास गाथा का सतत विकास जारी है तथा इसकी झलक FPI, FDI तथा कॉरपोरेट बॉन्ड के मार्केट प्रवाह की प्रवृत्तियों में मिली हैं। ये प्रवृत्तियां भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन तथा इसकी शक्ति में निवेशकों के भरोसे का संकेत देती हैं तथा इसे रेखांकित करती हैं। वित्त मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि गत 2 महीने अक्टूबर तथा नवंबर 2020 में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI अंतर्वाह में ये एक महत्वपूर्ण पुनरुत्थान का गवाह बनी है। भारत के किसानों से संबंधित कनाडा के नेताओं की मंगलवार को की गई टिप्पणियां निराधार हैं, विशेष रूप से ये जब एक लोकतांत्रिक देश के आंतरिक मामलों से संबंधित हों। मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने इन टिप्पणियों को गलत कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक उद्देश्य के लिए राजनयिक वार्ताओं को गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना ही उचित है। न्यूजीलैंड की संसद ने बुधवार को क्लाइमेट इमरजेंसी बिल पास कर दिया। दुनिया में करीब 30 देशों ने क्लाइमेट इमरजेंसी का ऐलान किया है। इनमें ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस भी शामिल हैं। अक्टूबर में दोबारा सत्ता संभालने वाली प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने ये ऐलान किया। इसके मुताबिक देश के सभी सरकारी विभागों और इंस्टीट्यूशंस को साल 2025 तक कार्बन न्यूट्रल किया जाएगा, यानी यहाँ कार्बन उत्सर्जन नहीं होगा। न्यूजीलैंड सरकार की क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेरेशन के अनुसार वहाँ के सरकारी विभागों को कार्बन न्यूट्रल किया जाना है। PM जेसिंडा के मुताबिक ये बिल ग्लोबल वार्मिंग के एवरेज लेवल को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रखने के लक्ष्य में मददगार साबित होगा। सबसे पहले सरकारी विभागों को इसके तहत लाया जाएगा। इन्हें 2025 तक कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। हांगकांग ने कोरोना वायरस की नई लहर को नियंत्रित करने के उपायों के तहत 2 से अधिक लोगों के जमा होने को प्रतिबंधित कर दिया है तथा दिव्यांग लोगों के रहने के स्थानों और विश्राम गृहों में रह रहे श्रमिकों के लिए इसने अनिवार्य जांच का आदेश जारी किया है।
पहले 2 मैचों में एक तरफा हार के बाद भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बुधवार को तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में प्रतिष्ठा बचाने उतरी। तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में भारत ने 50 ओवर में 5 विकेट पर 302 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया सभी विकेट के नुकसान पर 49.3 ओवर में सिर्फ 289 रन ही बना सकी। इस तरह भारतीय टीम अपनी प्रतिष्ठा बचाने में सफल रही और अंतिम मैच में भारतीय टीम ने जीत दर्ज की, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला 2-0 से अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार। ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। अब आप सुनिए समाचार पत्रों से। वाचक स्वर है मुनीश शर्मा का। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई बातचीत को आज प्रकाशित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बात हुई लेकिन बनी नहीं। किसान संगठनों के साथ कल चौथे दौर की वार्ता पर निगाहें। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, कल फिर मिलेंगे सरकार और किसान संगठन। वीर अर्जुन की खबर है, सरकार ने की समिति बनाने की पेशकश, किसान संगठनों ने नहीं दिया जवाब। दिल्ली में मंडी के बाहर भी अनाज बेच सकेंगे किसान, ये अमर उजाला के बॉक्स में है। जनसत्ता ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का ये बयान सचित्र प्रकाशित किया है कि किसानों की चिंताओं पर गौर करने के लिए सरकार है तैयार। पत्र लिखता है, किसानों के विरोध प्रदर्शन के संबंध में कनाडा के प्रधानमंत्री की टिप्पणियां भ्रामक सूचनाओं पर आधारित हैं और अनुचित भी। अमर उजाला के मुखपृष्ठ की खबर है, सभी को नहीं लगेगा टीका, सरकार बोली नहीं पड़ेगी इसकी जरूरत। कोरोना संक्रमण की कड़ी तोड़ना प्रमुख लक्ष्य। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, उत्तर प्रदेश में अब RT-PCR टेस्ट 700 रुपए में। और हरिभूमि ने सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी प्रकाशित की है कि कोरोना मरीज के घर के बाहर पोस्टर चिपकाना अछूत जैसा व्यवहार है। नवभारत टाइम्स कहता है, कोरोना के खात्मे के बाद भी चलेंगी क्लोन ट्रेन, सभी यात्रियों के लिए रिजर्व सीट मुहैया कराने के लिए योजना तैयार है। राजस्थान पत्रिका की ये खबर सभी का ध्यान आकर्षित करती है कि बदलाव की बयार, खेतीबाड़ी में करियर की फसल लहलहाना चाहते हैं युवा। भारतवंशी वैज्ञानिक ने विकसित की एक नई तकनीक, मंगल के खारे पानी से बनेंगे ऑक्सीजन और ईंधन, ये दैनिक ट्रिब्यून के मुख्य पृष्ठ पर है। इसके अलावा नई दिल्ली से प्रकाशित कई हिंदी दैनिक समाचार पत्रों ने अनेक मुद्दों को अपने संपादकीय लेखों में जगह दी है। आज नवभारत टाइम्स के संपादकीय का शीर्षक है, लव जिहाद का हंगामा। देश में लव जिहाद को रोकने के लिए नए कानून बनाने का शोर तेज होता जा रहा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने तो इस बारे में कानून लाने का इरादा ही जाहिर किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश ने सबसे आगे निकलते हुए इस आशय का अध्यादेश भी जारी कर दिया, जिसे राज्यपाल से मंजूरी मिलने के कुछ घंटों के भीतर ही वहां इसके तहत एक मामला भी दर्ज हो गया। इस दौरान न केवल आम लोगों के बीच बल्कि कानूनी दायरों में भी इसे लेकर एक गंभीर बहस शुरू हो गई है, लेकिन लगता नहीं कि राज्य सरकारें इन बहसों में रेखांकित हो रही बारीकियों पर कुछ खास गौर करने के मूड में हैं। हंगामे के बीच ही असम सरकार ने भी वहां लव जिहाद पर नया कानून लाने की घोषणा कर दी, जिसके तहत युवक युवतियों को शादी से 1 महीना पहले अपने धर्म और आय आदि से जुड़ी तमाम व्यक्तिगत जानकारियां आधिकारिक तौर पर देनी होंगी। विशेषज्ञों के सुविचारित मतों से अलग पहले आम लोगों की भावनाओं पर गौर किया जाए तो स्पष्ट होता है कि समाज के कुछ हिस्सों में लड़कियों के साथ छल किए जाने की आशंका जड़ जमाए है, जिसे संबोधित करने की कोशिश में ऐसा कानून लाने की बातें हो रही हैं। वजह जो भी हो, लेकिन समाज के कुछ हिस्सों में यदि ऐसा असुरक्षा बोध पल रहा है तो उसकी तह में जाकर उसका समाधान किया जाना चाहिए। अखबार कहता है कि बड़ा सवाल तो ये है कि किसी लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष समाज में अगर विभिन्न समूहों के बीच संदेह की भावना पनप रही हो तो उसे दूर करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका आखिर क्या हो सकता है।
अखबार कहता है कि संदेह और असुरक्षा बोध का कारण समाज के विभिन्न हिस्सों में किसी वजह से दूरी बढ़ना ही हो सकता है। लिहाजा इसे दूर करने का सबसे सीधा और सरल उपाय तो यही है कि लोगों में आपसी संवाद और मेलजोल के मौके बढ़ाए जाएं। दुर्भाग्य से लव जिहाद की अवधारणा और इससे जुड़े कानून की कसरत हमें इसकी ठीक उल्टी दिशा में ले जा रही है। यही नहीं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मदन बी लोकुर ने ध्यान दिलाया कि ये कोशिशें संविधान की तरफ से नागरिकों को मिली गरिमापूर्ण जीवन और चयन की स्वतंत्रता को दोयम बना रही हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महज शादी के लिए धर्मांतरण को अवैध बताने वाले अपने चर्चित फैसले को पलटते हुए वयस्क नागरिकों के चयन के आधार को प्राथमिकता दी। बहुत संभव है राज्य सरकारों की ओर से लाए जा रहे इन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। जानकारों का कहना है कि वहाँ संवैधानिकता की कसौटियों पर इनका खरा उतरना मुश्किल होगा, लेकिन उस सीमा तक जाकर ये खारिज भी हो जाएं तो समाज के लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष मिजाज का तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि संबंधित राज्य सरकारें बात का बतंगड़ बनाने की बजाय विवेक का परिचय दें और अपने रुख पर पुनर्विचार करें। अभी आप सुन रहे थे समाचार पत्रों से ऑल इंडिया रेडियो की ये हिंदी सेवा है। सुनते रहिए हमारे कार्यक्रम। सामयिक वार्ता। विषय: भारत ने आयोजित की पहली बड़ी एससीओ बैठक। आलेख: मध्य एशियाई सामरिक मामलों के विश्लेषक डॉक्टर अतहर जफर का। वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 2 दिसंबर 2020 के लिए। भारत ने इस सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की परिषद की 19वीं बैठक आयोजित की। ये यूरेशिया के साथ बढ़ते सहयोग और बहुपक्षीय सक्रियता में मौजूदा भरोसे का संकेत है। शंघाई सहयोग संगठन या एससीओ महत्वपूर्ण यूरेशियाई क्षेत्र के लिए एक मजबूत स्वर बनकर उभरा है। भारत 2017 में एससीओ का पूर्ण सदस्य बना था और पहली बार नई दिल्ली में सदस्य देशों के शासनाध्यक्षों की बैठक आयोजित की गई। राष्ट्राध्यक्षों की परिषद के बाद शासनाध्यक्षों की परिषद एससीओ की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। क्षेत्र में जारी महामारी संकट के बावजूद इंटरनेट के माध्यम से इस बैठक का आयोजन किया गया। भारत ने आयोजन की अध्यक्षता की और भारत के उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू द्वारा ये बैठक आयोजित की गई। चीन, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। तुर्कमेनिस्तान विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुआ। एससीओ क्षेत्रीय आतंकरोधी संरचना के कार्यकारी निदेशक, एससीओ महासचिव, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया और अफगानिस्तान जैसे प्रेक्षक देशों के प्रतिनिधि, व्यापार परिषद के प्रमुख और एससीओ इंटरबैंक गठबंधन के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल हुए। इस वर्चुअल बैठक के दौरान कोरोना विषाणु महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने और इसके सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावों के विषय में विशेष चर्चा की गई। आर्थिक क्षेत्र में सहयोग पर सभी प्रतिभागियों ने विशेष ध्यान दिया। सभी सदस्य देशों ने महामारी और क्षेत्र विशेष पर इसके प्रभावों का उल्लेख किया। उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा कि भारत ने कोविड-19 महामारी का सामना बहादुरी से किया है। संभार तंत्र की बाध्यताओं के बावजूद भारत ने एससीओ सदस्य देशों सहित 150 से ज्यादा देशों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि भारत कम कीमत वाली अच्छी गुणवत्ता वाली दवाएं तथा टीके बनाने और इनकी आपूर्ति करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में सुधार की मांग भी की गई। प्रगति के लिए शांति को बेहद जरूरी शर्त मानते हुए भारत के उपराष्ट्रपति ने कहा कि आतंकवाद और विशेष रूप से सीमा पार आतंकवाद शांति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। उन्होंने कहा कि देशों द्वारा आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी नीतियों के रूप में करना एससीओ नियमों और भावना के एकदम खिलाफ है। भारत बहुत से क्षेत्रों में यूरेशिया के साथ अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए एससीओ को एक महत्वपूर्ण मंच मानता है। भौगोलिक रूप से नजदीक होने के बावजूद सीधे जमीनी संपर्क न होने की वजह से मध्य एशिया के साथ व्यापार संबंध संभावनाओं से बहुत कम रहे हैं।
भारत द्वारा स्टार्टअप और नवाचार को लेकर विशेष कार्यकारी समूह के गठन के लिए कई प्रस्ताव पेश किए जा चुके हैं। एससीओ स्टार्टअप मंच बनाए जाने के साथ ही इन समूहों की वार्षिक बैठक का प्रस्ताव भी है। एससीओ स्वास्थ्य मंत्रियों की वार्षिक बैठक के अंतर्गत पारंपरिक चिकित्सा के लिए विशेषज्ञ समूह बनाए जाने का भी एक प्रस्ताव रखा गया। लघु, मझौले और छोटे उद्योगों के विकास के लिए भी लगातार ध्यान दिए जाने की जरूरत पर चर्चा की गई। भारत इस क्षेत्र में अपने श्रेष्ठ अभ्यास साझे करने के लिए तैयार है और एससीओ एमएसएमई डिजिटल केंद्र स्थापित करने तथा इनका वार्षिक बाजार आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा गया। भारत ने एससीओ आर्थिक विचार समूह की पहली संगोष्ठी का भी आयोजन किया। इस सहायता संघ ने दिल्ली कार्य योजना विकसित की, जिसमें बहुपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम लागू करने के दिशा निर्देश बताए गए। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कार्य योजना को स्वीकार किए जाने का समर्थन भी किया। युवा शक्ति पर ध्यान देते हुए भारत ने पहली बार एससीओ युवा वैज्ञानिक सभा का भी आयोजन किया और द्विवार्षिक तौर पर इसका आयोजन करवाने का प्रस्ताव रखा गया। साझी बौद्ध परंपरा के आधार पर एससीओ सदस्य देशों के बीच 30 नवंबर से एक ऑनलाइन प्रदर्शनी का भी आयोजन शुरू किया गया। भारत के राष्ट्रीय संग्रहालय द्वारा इस प्रदर्शनी का आयोजन करवाया गया। इसके अतिरिक्त 10 क्षेत्रीय भारतीय साहित्यिक कृतियों का रूसी और चीनी भाषाओं में अनुवाद भी करवाया गया। एससीओ की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 2021 में एक एससीओ आहार उत्सव का भी आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में ये स्पष्ट उजागर किया गया कि भारत एससीओ के निरंतर विकास के लिए सहयोग हेतु प्रतिबद्ध है। प्रतिनिधि मंडलों ने भारत की अध्यक्षता की सराहना की। कजाकिस्तान परिषद का नया अध्यक्ष बना है।